नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है। लिखा किसने किसने है? ये पुलप्रे बालाकृष्णन जी ने। कह क्या रहे हैं ये? डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारी डेमोक्रेसी है देश की, वो कैसे परफॉर्म कर रही है और सही परफॉर्म कर रही है। डेमोक्रेसी बची है या नहीं बची है, इन्हीं सब बातों के, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड डायटोपिया, ये एक मेंशन हुआ है। ये क्या है, कैसा है, इसका आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ही इस बारे में वो कीजिए। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड सेप्टेम्बर 15 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को क्या किया, अनाउंसमेंट किया। एन एंट्री ऑन इट्स वेबसाइट स्टेट दैट, जो एंट्री हुई उनकी वेबसाइट पे, उसने क्या कहा, मतलब जो 15 सितंबर के दिन जो एंट्री की गई डेमोक्रेसी के दिन, उस दिन उन्होंने क्या कहा कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए किस चीज़ की, कि रिव्यू करें स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जो राष्ट्रों की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे स्टेट मतलब किसी देश, पर्टिकुलर देश से है, तो उन सब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वुड बी टाइमली गिवन द टाइम वी आर लिविंग थ्रू। और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में डेमोक्रेसी किस हिसाब से हमें रिव्यू करनी चाहिए, तो समय समय पे हमें उस चीज़ का समय मिला कि हम उस चीज़ को सोच पाएँ, या जो हम रह रहे हैं जिस समय में, जो जिस समय से हम गुजरे हैं या रह रहे हैं, उसमें हमें कई बार ऐसे समय मिले कि हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि डेमोक्रेसी का जज कर पाएँ या रिव्यू कर पाएँ। इंडीड बाय नाउ एज इंडिया मीट फ्रेश चैलेंज, वास्तव में अभी इंडिया को क्या कर रहा है, कई नए चैलेंजों से क्या कर रहा है, जूझ रहा है ऑलमोस्ट डेली। और अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेली ही जूझ रहा है। फॉर अस टू डू सो इज और आर्गुएबली मोर इम्पोर्टेंट देन टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और अगर हम खुद के लिए देखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, तो तार्किक रूप से अगर हमें देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेलिब्रेट करें जो अपनी आज़ादी है, कॉलोनियल रूल से भी ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा जो हम वार्षिक तौर पर मनाते हैं, मतलब जो हमारी हैबिट है या जो हमारा रहन सहन है, उसमें भी हम स्वतंत्रता को फील करें और वो करें। बट द रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अगर कंट्री की या राष्ट्र की जो लोकतंत्र की बात है उसकी बात करें, तो हमें कुछ आवश्यक जो क्राइटेरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, या एक निर्धारण करना पड़ेगा उन सभी का, कि जो इस चीज़ का निर्धारण करें कि राष्ट्र की डेमोक्रेसी स्टिल मतलब है भी कि नहीं है, और है तो किस क्राइटेरिया पे है। अ पर्टिकुलर एवोल्यूशन, एक पर्टिकुलर एवोल्यूशन मतलब होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है पुनरुत्थान कह सकते हो आप, या कोई नई चीज़ का जन्म होना, या एक प्रोग्रेसिव चीज़ का जन्म होना। किसी चीज़ की प्रोग्रेसिव एक्शन मतलब एवोल्यूशन, आप समझ सकते हो। पुनरुत्थान, पुनर्जागरण भी कह सकते। फॉर्मली इंडिया इज द डेमोक्रेसी ऑल राइट, वर्तमान में अगर देखा जाए तो फॉर्मली रूप से, फॉर्मली कहलाता है, एक वैधानिक रूप से क्या है, इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। ऑल राइट, ये अच्छी बात है। देयर आर मल्टी पार्टी इलेक्शंस विद यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज का मतलब होता है मताधिकार, सब्जेक्ट ओनली टू एन एज रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सली मताधिकार के थ्रू, बस ये है कि एज रेस्ट्रिक्शन उसमें होता है। इन एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व टू इट्स क्रेडिट दैट इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और अगर हम इंडिया के डेमोक्रेसी के पुनरुत्थान की बात करें, तो ये हमेशा इस हिसाब से ऑब्जर्व की जाती है या देखी जाती है, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या है, डेमोक्रेसी है। फर्दर प्लॉन्डिट्स आर गिवन फॉर द स्मूथ चेंज ओवर इन गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस प्रेस एंड जुडिशरी एंड द गारंटी ऑफ द सिविल लिबर्टी जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और फर्दर अगर हम इस चीज़ को शाबाशी दें
प्लॉन्डिट्स मतलब शाबाशी दें या इस चीज़ की वाहवाही करें, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट भी एक लोकतांत्रिक तरीके से चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का शासन है। हमारी जो प्रेस की आज़ादी है वो भी ठीक है, जुडिशरी, गारंटी ऑफ सिविल, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक स्वतंत्रता है इन सब में। वाइल दीज आर द वैलिड ऑब्जर्वेशन। और यहाँ इस दौरान अगर देखा जाए तो ये क्या है, बहुत अच्छी वैलिड ऑब्जर्वेशन है भी। द असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द पार्शियल एवोल्यूशन। लेकिन कब, जब इसको हम पार्शियली देखे जाएं या पार्शियली इस चीज़ का एवोल्यूशन करें तब। टू एन एक्सटेंट इट अमाउंट, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, एवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब मैंने पुनरुत्थान वो एकदम रिवॉल्यूशन के फॉर्म में था, मैं भूल गया। तो इसमें एवोल्यूशन का मतलब है मूल्यांकन। तो ये अगर हम पार्शियल रूप से अगर इस चीज़ का मूल्यांकन करें तो उस चीज़ पे, तो अगर देखा जाए तो ये मतलब उतना वो नहीं है। फिर क्या है, टू एन एक्सटेंट इट अमाउंट टू एडमायरिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन सेक विदाउट कंसर्न फॉर द सोशियो इकोनॉमिक आउटकम दैट आर प्रोड्यूस्ड। और अगर ये देखा जाए तो एक सीमा तक, इट अमाउंट टू एडमायरिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सीमा तक इस चीज़ को कि गवर्नमेंट खुद को एडमायर करती है फॉर खुद के खातिर, ठीक है, बजाय इस चीज़ के कंसर्न के कि सोशियो इकोनॉमिक जो आउटकम है जो प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की चिंता किए बगैर। मतलब जो एक ऊपर या पार्सली जो एवोल्यूशन है वो क्या है, एवोल्यूशन सॉरी, पार्सली जो, हाँ एवोल्यूशन सही है, पार्सली जो एवोल्यूशन उन्होंने किया है तो उसके हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट खुद की पीठ थपथपा लेती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करती सोशियो इकोनॉमिक आउटकम की। इट इज़ लाइक एडमायरिंग द अचीव आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग विदाउट पोजिंग टू इंक्वायर वेदर इट इज इनहेबिटेंट मतलब उस बिल्डिंग में रहने वाले आर हैप्पी टू बी लिविंग इट। और ये उसी प्रकार से है कि हम बिल्डिंग की तारीफ करें बजाय इसके कि उसमें रहने वाले लोगों की क्या व्यवस्था है या क्या उनकी कह सकते हो हालात हैं, इस चीज़ को बजाय नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ इस चीज़ पे देखें कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। ये उस हिसाब की कंडीशन है कि हम गवर्नमेंट की तारीफ करें लेकिन सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं या उनका जो आउटकम है या परिणाम आ रहे हैं उनकी चिंता किए बगैर। आउटकम डिफर अमंग द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेसीज। और आउटकम जो है अलग अलग जो अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। टेक फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो द लाइफ सेटिस्फेक्शन फॉर सिटीजन्स रिपोर्ट, लाइफ सेटिस्फेक्शन और सिटीजन्स रिपोर्ट जो है वो इन सब चीज़ों को बयां करती है। कौन सी लाइफ सिटीजनशिप वाली बात है, फर्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज द पोटेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट मेट्रिक as it based on the pupil's perception on what matter most, including the responsive of the government to their need। और ये जो रिपोर्ट्स हैं जैसे आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई है, कई टाइप की जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं कि ह्यूमन का जो परसेप्शन है गवर्नमेंट के प्रति और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिव एक्शन है उन सब के रिगार्डिंग लोग उस चीज़ की क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 2020, और ये कई टाइप की है, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट, और ये जो पूरी की पूरी अगर आप रिपोर्ट देखो तो ये लाइफ सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट के अंतर्गत आप कंक्लूड कर सकते हो ये सब पूरे के पूरे इंडेक्सेस को, इन सब पैमानों को। तो अगर बात करें यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की, एंड द लिस्ट टॉप 10 कंट्रीज इज heavily लोडेड विद द डेमोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो टॉप 10 में कौन है, यूरोप की जो है वेस्टर्न लोडेड द डेमोक्रेसी, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्री है उनका ही दबदबा है टॉप 10 में। द यूएस बेयरली एज्ड इनटू द टॉप 20, और जो यूएस है बहुत ही मतलब किनारे पर है टॉप 20 में, मतलब हो सकता है 19 के समथिंग होगा। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज रैंक्ड 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज एवेल्यूटेड, और इंडिया का स्थान उसमें कितना है, 144वां है अगर हम 153 लोगों का एवोल्यूशन करते हैं तो। फर्दर इट्स रैंकिंग हैज़ ड्रॉप्ड इन रिसेंट ईयर, फर्दर अगर देखा जाए तो उसकी रैंकिंग क्या हो गई है, ड्रॉप्ड हो गई है रिसेंट ईयर में। वी शुड बी गिविंग अ सीरियस थ्रो टू बोथ द फैक्ट ऑफ इंडियाज लो रैंकिंग एंड द हैप्पीनेस इंडेक्स एंड इट्स स्लाइड। तो हमें मतलब एक क्लियर या कंसर्निंग वाली थॉट हमें ये दोनों चीज़ देती हैं
कि एक तो इंडिया की क्या हो रही है, रैंक कम हो रही है, और दूसरा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है और उसका जो पैमाना है वो भी क्या हो रहा है, वो हमें एक एक कंसर्न वाली स्थिति को जनरेट करता है इंडिया के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। टू माई माइंड द क्राइटेरिया दैट in the democracy the people must be satisfied with their life is given very little thought these days. It was not so in the early day of republic. तो जो अभी वर्तमान की जो है वो डेमोक्रेसी की जो एक परिभाषा है वो किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो लोग हैं वहाँ के उनकी लाइफ को क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए। और ये एक लिटिल थॉट है, एक छोटी सी सोच है या लिटिल वो है विचार है वर्तमान समय में। और ये उस समय नहीं था जब अर्ली रिपब्लिक हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ था या रिपब्लिक या गणतंत्र बना था, उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। विल्ड बाय द पीपल, बिल्ट बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया। टू लीडर हु हैड रिकॉग्नाइज्ड दिस क्राइटेरियन इन दिस एंगेजमेंट विद द पब्लिक वर्क। तो दो लीडर ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि पब्लिक के खातिर इन चीज़ों को या डेमोक्रेसी को क्या किया, मोड़ा। तो वो पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेहरू वाज एक्सप्लिसिट इन हिज स्पीच, और नेहरू स्पष्ट थे अपनी खुद की स्पीचों में जो 15 अगस्त 1947 को दी गई थी उन्होंने। व्हेन ही स्टेट दैट द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इंडिपेंडेंस का जो गोल है वो ये था कि एक क्रिएट करें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें। जब उन्होंने 1947 15 अगस्त को स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हम क्या करेंगे, सेटअप करें विच विल एंश्योर जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन, जो जस्टिस प्रोवाइड करें और एक फुलनेस का फील करवाएं हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए, एंड जो भी व्यक्ति है और मैन एंड वुमेन। तो उन्होंने लाइफ का जिक्र किया। नोट दैट नेहरू हैड नॉट प्रोमिस दैट द गवर्नमेंट विल क्रिएट दीज इंस्टीट्यूशन। नोट दैट, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि नेहरू ने ये कोई प्रोमिस नहीं किया गवर्नमेंट विल क्रिएट दीज इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट विल क्रिएट करेगा ऐसे इंस्टीट्यूशन को। ही वॉज फॉर टू अवेयर, और ये मतलब वो अवेयर थे दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिनोनिमस विच स्टेटिज्म विथ स्टेटिज्म। तो उन्होंने मतलब वो अवेयर थे इस चीज़ के मतलब कि डेमोक्रेसी सिनोनिम्स नहीं है किसकी, राज्य की, मतलब वो वही बिल्डिंग वाला और उसके अंदर रहने वाले जो हैबिटेंट्स हैं उनकी जो परिस्थितियों के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेटिज्म के रिगार्डिंग डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अबाउट द पीपल, क्योंकि ये पीपल्स के बारे में है। अल्टीमेटली द इंस्टीट्यूशन दैट इनेबल पर्सन टू लीड फुलफिलिंग लाइफ आर बिल्ड बाय द पीपल देमसेल्फ, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लोगों की लाइफ को क्या करें, फुलफिल करें, वो लोगों के द्वारा ही बनाए जाने, बिल्ट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही बनाए गए हों। लेट मी गिव यू 3 एग्जाम्पल। अब इन्होंने कहा कि हमें 3 एग्जाम्पल देने दो तुम्हारा आप लोगों के लिए। ऑल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, और तीनों के तीनों कहाँ से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। इन 1960 दैट कंट्री सॉ मूवमेंट फॉर ब्लैक एम्पावरमेंट। इस कंट्री ने 1960 में ब्लैक जो लोग हैं या ब्लैक्स लोगों के अगेंस्ट जो रंगभेद की चीज़ें होती थी वो मूवमेंट चला, और उससे क्या हुआ, ब्लैक एम्पावरमेंट वाला वुमेन एंसिपेशन मतलब होता है वुमेन्स का जो उद्धार है, या सीधी सी बात है आप समझ लो उदारीकरण वाली चीज़, एंड सेक्सुअल लिबरेशन, और जो सेक्सुअल उदारीकरण। तो ये सब चीज़ें हैं। दीज मूवमेंट वर रिमार्केबली सक्सेसफुल इन द आउटकम दे अचीव, और ये तीनों ही मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहे इन्होंने जो अचीव किया अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। वाइल रिसीविंग नो सपोर्ट फ्रॉम यूएस स्टेट, जबकि उस दौरान यहाँ से यूएस स्टेट का कोई सपोर्ट नहीं था। दिस इज़ द सेंस इन विच इट मे बी सेड दैट, और इस सेंस से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द पीपल हु विल्ड द इंस्टीट्यूशन दैट मैटर, और ये वो पीपल्स हैं कि जो विल्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन को जिसके लिए वो मैटर भी करता है। दैट सेड हाउएवर द स्टेट हैज़ अ रोल इन देयर बिल्डिंग, और दैट सेड हाउएवर जबकि क्या है, स्टेट का रोल तो होता है इनको बनाने के लिए। लॉ मस्ट नॉट कंस्ट्रेंट लिबर्टी,
तो लॉ को क्या नहीं करना चाहिए, लिबर्टी के लिए कंस्ट्रेन या विवश नहीं करना चाहिए। when it's self affirming and must change when it is realized that they do। तो वो खुद ही when it is self affirming, जब ये क्या आत्मसम्मान, सेल्फ अफर्मिंग मतलब आत्मसम्मान वाली बात हो, एंड मस्ट चेंज, और उनको चेंज होना चाहिए जब इसकी क्या हो, रियलाइज हो कि इस भाई इसे चेंज करनी चाहिए। ऑन डेवलपमेंट की बात करें, अ रोल ऑफ द स्टेट डज नॉट एंड विथ रिमूविंग रीस्ट्रेंथ थॉट। तो जो डेवलपमेंट की बात करें तो रोल है जो स्टेट का, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कि वो रिमूव कर दें उन रीस्ट्रेंट्स को, मतलब जो भी बाधाएं हैं उनको, उसके आगे भी है। इट एक्सटेंड टू द एंडाउमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद द कैपेबिलिटी इन द सेंस ऑफ अमर्त्य सेन। एंडाउमेंट का मतलब होता है अक्षय निधि, तो ये एक्सटेंड होता है उस अक्षय निधि में इंडिविजुअल की, उनकी इंडिविजुअल के साथ। अक्षय निधि मतलब जो लोग हैं वहाँ में जो रह रहे हैं वो भी एक प्रकार से क्या है, स्टेट की क्या होते हैं, क्या होते हैं, पूंजी होते हैं। तो कैपेबिलिटी और उनकी जो कैपेबिलिटी है, और ये इकोनॉमिस्ट जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने क्या इनके रिगार्डिंग या इनके विचारों से इन्होंने क्या कहा, सेंस ऑफ अमर्त्य सेन, मतलब अगर अमर्त्य सेन की नज़रों से देखा जाए तो हैड थॉट ऑफ कैपेबिलिटी एज द एंडाउमेंट दैट अलाउ। कैपेबिलिटी क्या है, एज द एंडाउमेंट मतलब अक्षय निधि के हिसाब से वर्क करती हैं। अक्षय निधि मतलब एक अमूल्य संपदा। अलाउ इंडिविजुअल टू अंडरटेक द फंक्शनिंग, और अलाउ करती हैं इंडिविजुअल को कि वो शुरुआत करे किस चीज़ की, फंक्शनिंग, और टू द थिंग दैट दे वैल्यू, और चीज़ों की क्या करे, शुरुआत करे। एंड वी कैन थिंक ऑफ द पर्सनस हेल्थ एंड एजुकेशन, और हम सोच सकते हैं कि पर्सनस की जो हेल्थ है, एजुकेशन है, एज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इनटू द कैपेबिलिटी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, वो इनपुट की तरह काम करते हैं किसी भी व्यक्ति की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दैट दे एंड अप द पोसेसिंग वाइल रेडिकल अप्रोच टू एम्पावरमेंट। अगर रेडिकल मतलब एक ड्रास्टिकली किसी चीज़ को चेंज कर दिया जाए, ऐसी अप्रोच टू एम्पावरमेंट राइटली एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प, और राइटली एम्फेसाइज किया जाए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को कि सेल्फ हेल्प कैसे की जाए। इट इज़ नॉट सफिशियंटली रिकॉग्नाइज्ड दैट इंडिविजुअल, और ये सफिशियंट नहीं होगा कि रिकॉग्नाइज हो इंडिविजुअल के द्वारा, कैन नॉट ईजीली इक्विप देमसेल्फ, और हम इजीली उसको इक्विप भी नहीं कर सकते उसके खुद ही के आधार पर, विद द कैपेबिलिटी रिक्वायरिंग द स्टेट टू इंटरवीन। अब मतलब ये इस टाइप की बात है कि कोई गरीब है तो वहाँ पर क्या है, वो ना एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, ना मतलब हेल्थ वाली चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की। मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्यूपल्स के भरोसे ही छोड़ दो आप, मतलब इन दोनों चीज़ों से आपको उसे फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा ये है कि वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो इन दोनों कैपेबिलिटियों के उसमें वो ये ज़रूर फील कर ले, मतलब उसका विकास ना हो, लेकिन उसके पास ये कैपेबिलिटी तो थी ना कि अगर जो स्टेट है या जो राज्य है या जो देश है वो अगर उससे सपोर्ट करता तो वो कैपेबल हो सकता था। तो इस रिगार्डिंग वो ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट क्या करे, इंटरवीन करे या मध्यस्थता करे या जो भी है वो करे। थिंक ऑफ द पर्सन बॉर्न इनटू द पॉवर्टी। सोचो थोड़ा सा एक पर्सन के बारे में को किसके पॉवर्टी में जन्म हुआ है, या वुमेन के बारे में, बॉर्न इनटू द वेल्थ, a woman born into wealth but into a world with social sanction against the education for women similarly। अब यहाँ पे एक जो गरीब लड़का पैदा हुआ, दूसरा एक वुमेन है जो वेल्थ में पैदा हुई, मतलब उसके पास सब पैसा ऐसा है, लेकिन वुमेन को रोका जाता है एजुकेशन लेने से। और सिमिलरली जो कास्ट बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें क्या हो जाता है कि आप उस लड़के को रोक दो कि भाई आपको एजुकेशन नहीं लेना है, तो दोनों का विकास रुक गया ना। तो वुमेन के पास वेल्थ होने के बाद भी उसे एजुकेशन नहीं मिली, और इसके पास जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सैंक्शन के कारण नहीं मिली, दोनों ही सोशल कारण थे। वाइल प्राइवेट इनिशिएटिव शुड नॉट बी डीलेजिटिमाइड, और इसी दौरान जो प्राइवेट जो इनिशिएटिव हैं या जो इनिशिएट करने वाली लोग हैं उनको भी क्या डीलेजिटिमाइड नहीं करना चाहिए। इट हैज़ हैड ओनली द लिमिटेड इम्पैक्ट, उनके पास भी
इम्पैक्ट करने की है, लेकिन उनके पास लिमिटेड है। ऑन बिल्डिंग द कैपेबिलिटी इन इंडिया एज इट हैज़ फोकस्ड ऑन दोज विद द एबिलिटी टू पे, क्योंकि उनका मोस्टली फोकस कहाँ रहता है कि जो पे कर पा रहे हैं उन्हीं पर फोकस रहता है, जो प्राइवेट जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन उनका क्या रहता है कि मनी मेन मुद्दा रहता है, जो पे कर पाएँ उन्हीं को वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव जो प्राइवेट इनिशिएटिव लिए जाते हैं उन्हीं को अफोर्ड हो पाते हैं। इन अ मूव टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, और एक इस मूव में मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस, जो कैपेबिलिटी है पॉपुलेशन की वो मेजर की जाए, द यूएन डिवाइज्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूएन ने क्या किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिवाइस किया है, या डिवाइस मतलब होता है डिवाइज्ड मतलब बनाया है कह सकते हो, या तैयार किया है, जो भी डिवाइस का मतलब होता है बशियत, और डिवाइस्ड मतलब किसी चीज़ का तैयार करना, तो ये सब चीज़ें। फिर कहाँ हो गया, देन द मेन एलिमेंट ऑफ दिस हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसके मुख्य जो तत्व हैं वो क्या है, हेल्थ और एजुकेशन है, किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके। एज विद द यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया फेयर वेरी पुअरली इन द यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू। तो इन दोनों ही इंडेक्स में क्या कर रहा है, इंडिया की कोई रैंकिंग अच्छी नहीं है। 2019 की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। इंडिया ने 129वां स्थान प्राप्त किया था आउट ऑफ 189 कंट्रीज के बिटवीन, जज इन टर्म ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड वन वुड बी हार्ड पुट टू डिफेंड एनी अदर सेंस in which development is to be understood. Indian democracy is severely challenged. तो इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ही चैलेंजेस हैं या चैलेंज मिले हैं। तो मतलब किसी भी इंडेक्स की बात कर लो तो इंडियन डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं वो तो आपको दिख जाएंगे उसमें। पॉइंटिंग टू द इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन इंडियाज लो लेवल, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब इन दोनों को अगर समकक्ष या एक साथ देखा जाए, किस किस के बिटवीन, low level of human development and its status as a democracy। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लो लेवल और उसको डेमोक्रेसी से कनेक्ट करके देखा जाए तो evoke the response that this is to see the latter in its instrumental term। तो उसके जो उदाहरण मिलते हैं या दिखाई देते हैं वो क्या है, एक सहायक तौर पर या सहायक हिसाब से देखे जाएं तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। डेमोक्रेसी इट इज़ असर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को क्या किस हिसाब से देखा जाता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेमली गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, और जनरली कि गवर्नमेंट के साथ जो डिस्कशन होता है उसके तहत देखा जाता है। द आंसर टू दिस डिफ्लेक्शन इज दैट डेमोक्रेसी मे बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट श्योरली द पीपल हैव कम टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ गोल इन अ माइंड। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरह इस चीज़ को देखा जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट से बात कर पा रहे हो तो आपकी डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्म गवर्नमेंट विथ गोल इन माइंड, लेकिन जो पीपल हैं श्योरली द पीपल हैव कम टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उनके लिए जो पीपल के माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि गोल जो हैं उनके वो निर्धारित होने चाहिए, और उस चश्मे से या उस नज़रिए से गवर्नमेंट को देखे, और उस नज़रिए से जब देखे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या करे, आकलन करे। बी में सेफली अज्यूम अ फुलफिलिंग लाइफ इज दैट गोल, और ये उसी ह्यूमन वाले इंडेक्स पर अभी भी स्टिक हैं, और उसी को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को संजो रहे हैं कि जो फुलफिलिंग लाइफ है, मतलब लोग खुश हों उस डेमोक्रेसी में, ये सब चीज़ें क्या हों, गोल हों और मेन लक्ष्य हों पीपल्स के। अथॉरिटेरियन इज नॉट द कंपेटिबल विथ सच अ लाइफ। जो अथॉरिटेरियन मतलब जो इंस्टीट्यूशन वाली गवर्नमेंट है या ऐसी टाइप की चीज़ है, वो कंपेटिबल नहीं है किसके साथ, लाइफ हो गया, ओनली डेमोक्रेसी हो गया, विद एट लीस्ट इन प्रिंसिपल ग्रांट इंडिविजुअल्स वॉइस इन गवर्नमेंट। और कम से कम वो इतना तो होना चाहिए कि उस प्रिंसिपल में ये हो कि ग्रांट हो इंडिविजुअल्स की वॉइस का, या महत्व हो इंडिविजुअल की, जो भी गवर्नेंस है या जो भी शासन हो रहा है उसके अंतर्गत। और सेकंड दूसरी बात अगर बात की जाए तो पीपल्स अडॉप्ट डेमोक्रेसी शो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन देयर
ऑन गवर्नेंस, और दूसरा है कि पीपल ने ही अडॉप्ट की है डेमोक्रेसी को, तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं खुद की गवर्नेंस के अंदर। दे कैन नॉट बट have foreseen that they must be endowed with capabilities if this is to be possible at all। तो दे कैन नॉट मतलब ये कर नहीं सकते वो, बट हैव फॉरसीन, बट एक देख तो सकते हैं, मतलब देखा जाना चाहिए, इस हिसाब का विचार रहना चाहिए, अनुमान लगाया जाना चाहिए कि दैट दे मस्ट बी एंडाउ, कि उनके लिए मस्ट बी एंडाउ मतलब संपन्न होने चाहिए, किससे, कैपेबिलिटी से, और सभी के सभी लोग अगर पॉसिबल हो तो सभी के लिए मतलब कैपेबिलिटी से क्या फुलफिल हो। 10 इस प्रकार से जो लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब आप समझ गए होंगे क्या, एंड द कैपेबिलिटी आर कंजॉइंट, जो लिबर्टी है और कैपेबिलिटी दोनों ही क्या है, कंजॉइंट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एज द अल्टीमेट एस्पायरेशंस इन डेमोक्रेसी, जो कि अल्टीमेट इच्छाएं हैं, ऐसे महत्वाकांक्षाएं हैं हमारे लोकतंत्र के अंदर। नेग्लेक्ट एंड रिप्रेशन, नेग्लेक्ट करना और रिप्रेस करना। In India, the state ritualistic attachment with the procedure of the democracy has not been matched by a awareness of its implicit goal of fulfilling life for Indians। तो हमारी जो वो है वो एक रिचुअलिस्टिक अटैचमेंट है, जो भी प्रोसीजर है डेमोक्रेसी का, और अभी हैज़ नॉट बीन मैच्ड, मैच नहीं हुई है कि अवेयरनेस हो उसके जो स्पष्ट गोल हैं उनके बारे में, और फुलफिलिंग लाइफ ऑफ इंडियन, वही फुलफिलिंग लाइफ मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स वाला आपके फुलफिल लाइफ हो, इन चीज़ों के बारे में लोग क्या नहीं है, अवेयर नहीं है, मतलब अटैचमेंट है रिचुअलिस्टिक का, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। वाई द 1915 फ्रीडम ऑफ स्पीच हैड बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय, और 1950 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, किसके द्वारा, पहले अमेंडमेंट के थ्रू to the constitution and directive principle that had enjoined upon the state to promote health and education had been all but forgotten। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो किससे एंजॉइन किए गए थे, अपॉन स्टेट पर, जो प्रमोट करते हैं किसको, हेल्थ और एजुकेशन को, लेकिन वो सभी के सभी क्या भुला दिए गए हैं। इनएविटेबली अनिवार्य रूप से द कॉन्सिक्वेंशियल अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और वास्तविक या अनिवार्य रूप से जो उसके कौन सी जो परिणाम निकल के सामने आए कि जो अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ मतलब कम इन्वेस्टमेंट हुआ किस किस में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में और एजुकेशन में, हैज़ लेफ्ट कंट्री सेवरली, एजुकेशन नहीं बोला अभी इन्होंने, हेल्थ की ही बोला है, तो सेवरली अफेक्टेड मतलब अनप्रिपेयर्ड, मतलब कठोर रूप से अफेक्ट किया कंट्री को, और अनप्रिपेयर्ड थे हम किस चीज़ के रिगार्डिंग देखा जाए, अगर कोविड-19 की महामारी के रिगार्डिंग देखा जाए तो हम अनप्रिपेयर्ड थे। आफ्टर रीडिंग ऑफ द बॉडी लेफ्ट लेइंग इन देयर वार्ड, जब बॉडी क्या होने लगी, उन्हीं के वार्ड में क्या होने लगी, फैलने लगी या बिछ गई। वी नाउ रीड टू इमरजेंसी शॉर्टेज, इमर्जिंग शॉर्टेज ऑफ समथिंग सो बेसिक एज ऑक्सीजन सप्लाई इन मेट्रोपोलिटन हॉस्पिटल, और तब हमने जाना कि भाई हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से क्या है, बेड की कमी से, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी से लोग जो वहाँ की गलियाँ हैं या जो भी हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर क्या हो गए, लेट गए। कोविड-19 अफेक्ट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑक्सीजन इज अ वाइटल टू अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ। कोविड-19 क्या करता है, अफेक्ट करता है कहाँ पे, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और अगर ऑक्सीजन होता है तो वो वाइटल मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाता है, अवॉइड मतलब टालने के लिए, किस चीज़ का टालना हो जाता है कि हमें अपनी जान नहीं खोनी पड़ती, मतलब जो लाइफ का जो थ्रेट है उसको टालने के लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोज हु हैव सर्वाइव दस फॉर, जो भी सर्वाइव हुए हैं दस पार इस प्रकार से, फॉर लिव विथ फॉरवर्डिंग ऑफ ग्रूसम एंड, तो जो भी मतलब ग्रूसम होता है आपका क्या, बहुत ही भीषण या दर्दनाक या बुरा, फॉरवर्डिंग मतलब भविष्य का, तो भविष्य का उनको अनुमान लग गया है जो भी रह रहे हैं कि भविष्य में कैसे होने वाला है, मतलब कैसे उनका अंत, अगर मान लो ऐसी बीमारी आ जाती है तो भगवान ना करे, लेकिन फिर भी नॉट ओनली हैज़ द स्टेट नेग्लेक्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना केवल स्टेट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, बट हैज़ रिसोर्टेड द रिप्रेशन व्हेन इट्स इन एक्शन इज क्वेश्चन, बल्कि उन सब आवाज़ों को भी दबाया गया जब उन पे क्या जो उनकी इनेबिलिटी थी या जो उनका अकर्मण्यता थी
उस पर जब क्वेश्चन या प्रश्न चिन्ह उठाए गए तो उसको भी क्या किया गया, दबाया गया। रिसेंटली एन एजेंसी रिपोर्टेड दैट representative of state in southern Andhra Pradesh publicly threatened with arrest a government doctor who had dared to mention a review meeting that there were not enough bed in the primary health center that he was responsible for। तो जो डॉक्टर ने जो गवर्नमेंट उसके आंध्र प्रदेश साउथ आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं पब्लिक हॉस्पिटल के, उन्होंने रेज किया कंसर्न बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर या जो भी अनियमितताओं को लेकर, तो उनको मतलब धमकी दी गई पब्लिकली, मतलब सबके सामने। और साथ ही साथ उनको क्या करा दिया गया, जेल करा दी गई है ना, जेल है कि नहीं, हाँ पकड़ा लिया दिया गया। तो ये चीज़ें देखी जा रही कि मतलब कोई अगर क्वेश्चन भी कर रहा है या चीज़ों को बाहर सामने ला रहा है स्टेट की, तो उस चीज़ को इस हिसाब से दबाया जा रहा है। ये मैं बताऊंगा नहीं। डायस्टोपिया व इमेजिन एज अ प्लेस वेयर द पीपल एक्सपीरियंस ग्रेट सफरिंग एज दे fend for themselves under the watchful eye for an authoritarian state. It is so far from where we live today. तो डायटोपिया वॉज इमेजिन्स था एज द प्लेस वेयर, ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा है ग्रेट सफरिंग का, एज दे फेंड फॉर देम सेल्फ, और जहाँ पर वो फेंड है खुद के लिए, फेंड मतलब रोकना किसी चीज़ को या वो करना, देम सेल्फ अंडर द वॉचफुल आई, अंडर द वॉचफुल आई मतलब वॉचफुल आई मतलब वो उस स्टेट उस चीज़ को क्या कर रहा है, देख रहा है, या जो अथॉरिटेरियन स्टेट है उस चीज़ को देख रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, लोगों को सफरिंग में छोड़ दे रहा है। तो जिस स्टेट की ये, जिस डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं, इज़ इट सो फार फ्रॉम वेयर वी लिव टुडे, क्या ये बहुत दूर है जहाँ हम रह रहे हैं वर्तमान में, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं कि या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे लोगों की सफरिंग को बहुत ही उस वे में देखा जाएगा, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वे में देखा जाएगा, और स्टेट भी उस चीज़ के लिए कुछ काम करेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा है, कमेंट करके आप बता सकते हो कि डायस्टोपिया क्या, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। सो दिस इज़ द एंड। थैंक यू फॉर टुडे।